वंदे मातरम, आप देख रहे हैं पश्चिमांचल लाइव। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बटकली मोड़ सामूहिक हत्याकांड मामला, 16 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 11 साल पहले की 8 लोगों की हत्या की गई थी। 3 बच्चों समेत 8 लोगों की हत्या हुई थी। प्रत्येक दोषी पर 60-60 हजार का जुर्माना लगा है। पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सुनाई सभी को सजा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रत्येक दोषी पर 60-60 हजार का जुर्माना लगा है। पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सभी को सजा सुनाई है। ये बड़ी जानकारी मुजफ्फरनगर से। बटकली मोड़ सामूहिक हत्याकांड मामले में 16 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो 11 साल पहले 8 लोगों की हत्या की गई थी। तो 11 साल पहले हत्या की गई थी। आपको बता दें कि 3 बच्चों समेत 8 लोगों की हत्या की गई थी। ये बड़ी जानकारी। बटकली मोड़ सामूहिक हत्याकांड मामला, 16 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो 11 साल पहले 8 लोगों की हत्या की गई थी। 3 बच्चों समेत 8 लोगों की हत्या हुई थी। तो बटकली मोड़ सामूहिक हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई अपडेट। 16 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 11 साल पहले 8 लोगों की हत्या की गई थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पंकज वानियान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी पंकज, देखिए 11 साल पहले 8 लोगों की हत्या की गई थी। 3 बच्चों समेत 8 लोगों की हत्या हुई थी। अभी क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए आयुषी, मैं आपको बता दूं कि 11 जुलाई 2011 को कोतवाली थाना के बड़कली के पास एक ट्रक से कार को टक्कर मारी गई थी, जिसमें गन्ना समिति के पूर्व चयन उदयवीर सहित परिवार के 8 लोगों की सामूहिक हत्या हुई थी। पहले यह हत्या लगा था कि कोई एक्सीडेंट है, लेकिन उसके बाद जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो ये मामला हत्या का निकल कर आया। उसके बाद जो है वादी पक्ष ने जो है 20 लोगों को नामजद कराया था, जिसमें विक्की त्यागी पत्री जो इस समय गैंगस्टर हैं, उसके बाद विक्की त्यागी भी इसमें नामजद किए गए थे। विक्की त्यागी फिलहाल जो है एक गोली के बाद हत्याकांड, उनको गोली लग गई थी, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी और इसमें 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और आज जो ये पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 जो छोटे लाल की कोर्ट थी, उन्होंने आज जो है इन्हें 16 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 60-60 हजार रुपए का जुर्माना भी इन पर लगाया है। जी आयुषी, चलिए, शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यूपी में पहली बार लगातार किसी को दूसरी बार सत्ता मिली। बीजेपी की जीत हमारी नीतियों की वजह से हुई। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 100 दिनों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार बनने के बाद से राज्य सरकार अपने लक्ष्यों और विकास कार्यों को त्वरित गति से पूरा कर रही है। विकास कार्यों को लेकर सरकार में जनता का विश्वास बढ़ा है। विधान परिषद खासकर उपचुनाव में मिली जीत ने ये साबित किया है कि राज्य सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरी है। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश की जनता ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन और निर्देशन में भाजपा गठबंधन को प्रचंड बहुमत देकर विश्वास जताया है। विधानसभा के बाद विधान परिषद के चुनाव हुए। 36 में से 33 सीट पर जीत हुई और विधान परिषद का सदन पहली बार कांग्रेस मुक्त हो गया। इसके बाद 2 लोकसभा चुनाव भी संपन्न हुए। रामपुर, आजमगढ़ दोनों सीटों पर भाजपा को आशीर्वाद मिला। प्रधानमंत्री जी के बेहतर समन्वय का ये परिणाम है, जिसके कारण जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। दूसरा कार्यकाल जो हमें उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने दिया है, इस दूसरे कार्यकाल में एक नई उड़ान के साथ हम सब अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होगी, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। और उत्तर प्रदेश ने
आते ही हमारे मंत्रिमंडल ने सबसे पहला कार्य वे 10 सेक्टर चुने जिन पर हम व्यवस्थित कार्य योजना बना करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के उस प्रेजेंटेशन को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सकें। सीएम योगी ने आगे कहा, सरकार जनता के द्वार अभियान में 18 मंडलों में 18 मंत्रियों के नेतृत्व में 72 घंटे के लिए एक कमिश्नरी में कैंप करके जनता, संगठनों और संस्थाओं से संपर्क स्थापित किया है। इससे जनता के मन में नया विश्वास पैदा करने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमने 100 दिनों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं। इसमें तकनीक का भी बेहतर इस्तेमाल किया गया है। प्रदेश में पेंशन पाने वालों के लिए ई पेंशन योजना शुरू की। विधानसभा की कार्यवाही के लिए ई विधान सिस्टम लागू किया गया। 100 दिन की उपलब्धियां गिनाते हुए सीएम योगी ने कहा, यूपी 2017 से पहले जातिवाद, परिवारवाद, अराजकता के लिए जाना जाता था। केंद्र की योजनाओं को तत्कालीन राज्य सरकार ने लागू नहीं किया। हमने 2017 के बाद कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने पर काम किया। बेहतर कानून व्यवस्था से निवेश बढ़ा और बढ़ते निवेश की वजह से रोजगार के अवसर पैदा हुए। 100 दिनों में हमारी सरकार ने 844 करोड़ रुपए की माफियाओं और अपराधियों की संपत्ति जब्त की है। 2017 से अब तक 2925 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। अवैध पार्किंग, टैक्सी स्टैंड हटाए गए। आज प्रदेश में 68,700 से अधिक अतिक्रमण हटाए गए। सीएम योगी ने आगे कहा, यूपी के इतिहास में 37 साल बाद ये समय आया है कि एक सरकार को दोबारा प्रचंड बहुमत मिला है और किसी मुख्यमंत्री ने 5 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा किया। उत्तर प्रदेश देश की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में बेहतर कर सकता है। हमारा दूसरा कार्यकाल जो जनता ने दिया है, हम उस यात्रा को नई उड़ान के साथ पूरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है। हमने दोबारा आने के बाद पूरी व्यवस्था को 10 सेक्टर में बांटकर कार्य शुरू किया। मंत्रियों ने प्रेजेंटेशन स्वयं बनाया और मंत्रिमंडल के सामने समीक्षा हुई। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। वृंदावन के महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी को धमकी भरा कॉल आया है। फोन करने वाले ने खुद को अलकायदा का सदस्य बताया है। उसने देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ उत्तर प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी दी है। साथ ही अपने रक्त से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करने वाले वृंदावन के महेश्वर धाम के महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी को अलकायदा के नाम से धमकी दी है। महामंडलेश्वर के मोबाइल पर शनिवार शाम कॉल आई थी, जिसमें फोन करने वाले धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि जब तक नुपुर शर्मा को फांसी की सजा नहीं हो जाती तब तक कन्हैयालाल जैसा कांड देश में होता रहेगा। धमकी देने वाले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को बम से उड़ाने की धमकी दी है। महामंडलेश्वर ने थाना जैंत में मुकदमा दर्ज कराते हुए सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। लगभग 7:53 पर एक अननोन नंबर से मुझे फ़ोन आया और जिसमें बोला गया कि मैं प्राइज़ दूंगा। मैंने पूछा क्या प्राइज़ दोगे, तो मुझे बताया गया कि जैसे उदयपुर में दर्जी की हत्या की गई है उसी तरीके का बहुत जल्द एक प्राइज़ और दूंगा। मैंने अनजान बनकर उससे बात करना शुरू किया, तब उसमें बोला गया कि वो योगी जी को भी बम से उड़ा देगा और अमित शाह को और असम के मुख्यमंत्री को भी बम से उड़ा देगा और कुछ साधु संतों का भी नाम लिया उसने। तो इस तरीके की जो घटना मेरे साथ शाम को फ़ोन पर एक अनजान नंबर से की गई है, जिससे मैं बुरी तरह से आहत हूँ। पीएम मोदी के छोटे भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर का दर्शन कर पूजन अर्चना की। साथ ही वे वृंदावन में संतों की बैठक में शामिल हुए और सनातन हिंदू धर्म को लेकर संतों के साथ मंथन भी किया। इस बीच उन्होंने उदयपुर की घटना को लेकर कहा कि जो हुआ उसको सोचना नहीं चाहिए, अब आगे की क्या रणनीति हो, सनातन हिंदू की रक्षा हो सके, इसके लिए संतों के पास आया हूँ। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली धमकी को लेकर कहा कि धमकी देना वामरों का काम है और हम वामपंथियों को मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। बस वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आया
और सुना था कि वृंदावन में जो संत यहाँ बसे हैं उनके दिल में राष्ट्र के लिए एक बड़ी ऊर्जा है। तो मैंने सोचा कि जब मैं आया हूँ तो मैं संतों के दर्शन करूँ, संतों से वार्तालाप करूँ, मिलूँ। सिविल डिफेंस के डीजी आईपीएस मुकुल गोयल मेरठ के दौरे पर रहे। सिविल डिफेंस के पदाधिकारियों और वॉलंटियर्स के साथ चर्चा भी की। मेरठ सर्किट हाउस में सिविल डिफेंस मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस बीच आईपीएस मुकुल गोयल ने कहा कि सिविल डिफेंस अपनी जिम्मेदारियों के लिए कटिबद्ध। सिविल डिफेंस वॉलंटियर कांवड़ यात्रा में हर पल तैनात रहेगी। मेरठ में सिविल डिफेंस डिवीजन बढ़ाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। मेरठ में जो सिविल डिफेंस सेटअप है ये एक बहुत कई सालों से बहुत अच्छा काम यहाँ पे होता रहा है। इसका मुझे व्यक्तिगत अनुभव भी। तो आप जो कल मैं आया था उसी सेटअप से, क्योंकि हमारे चीफ वार्डन भी अब दूसरे हैं और सारे जो अधिकारीगण हैं वो भी अलग हैं, उनसे एक रूबरू होना था। यहाँ के सेटअप के बारे में क्या समस्याएं आ रही हैं उसको देखने की बात थी। तो मेरी इन सबसे बातें भी हुई हैं, प्रशासन के ऑफिसर से, पुलिस के ऑफिसर से ये बात हुई है। भगवान शिव की आराधना वाली कांवड़ यात्रा को कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए मेरठ जिला प्रशासन और मेरठ पुलिस ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। माना जा रहा था कि निर्माणाधीन रैपिड रेल प्रोजेक्ट कांवड़ यात्रा के दौरान थोड़ी रुकावट पैदा करेगा, पर आपको बता दें कि डीएम दीपक मीना, साथ ही एसएसपी रोहित सजवान और ट्रैफिक एसपी जितेंद्र श्रीवास्तव ने इसका समाधान निकाल लिया है। हरिद्वार की तरफ से आने वाली विशालकाय कांवड़, बड़े डीजे और डाक कांवड़ को मेरठ शहर के अंदर से नहीं बल्कि NH-58 यानी दिल्ली देहरादून बाईपास से गुजारा जाएगा। भगवान शिव की आराधना की यात्रा में कुछ ही दिन बाकी हैं। मेरठ में ट्रैफिक व्यवस्था क्या है, RRTS प्रोजेक्ट क्या उस आराधना यात्रा जो है उसमें व्यवधान पैदा करेगा नहीं करेगा, इसका क्या प्लान बनाया गया है? जानकारी के लिए मेरठ के एसपी ट्रैफिक जितेंद्र श्रीवास्तव जी मेरे साथ हैं, बात करते हैं उनसे। सर, आगामी समय में कांवड़ यात्रा है, मेरठ में क्या प्लान है ट्रैफिक का? देखिए, परंपरागत तरीके से कांवड़ यात्रा इस वर्ष भी निकाली जाएगी। 2 वर्ष कोविड की वजह से अवश्य व्यवधान रह गया था, लेकिन इस बार उत्साहपूर्वक लोग इसको निकालेंगे। ये बात सही है कि दिल्ली रोड पर RRTS का काम चल रहा है, कांवड़िया उसी रूट से निकाले जाएंगे। हमारी RRTS के अधिकारियों से बात हो गई है, वो यथासंभव अपनी प्लेट्स को जितना पीछे हो सकता है उतना पीछे कर लेंगे, और जहाँ पर RRTS का काम लगभग कंप्लीट हो गया है उसको वो स्मूथ कर देंगे रोड को निकलने के लिए। हाँ, जहाँ तक रही बात बड़े वाहनों की, वे NH-58 होकर ही निकाले जाएंगे कांवड़ियों के। बाकी जो पूरा NCR का जितना भी ट्रैफिक है, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली का, वो सारा का सारा ट्रैफिक बाहर रास्ते हापुड़ बाहर निकालते हुए, किठौर होते हुए, परीक्षितगढ़, ममाना होते हुए रामराज के लिए मुजफ्फरनगर निकल जाता है, जिसको बिजनौर या मुजफ्फरनगर जाना है। आने वाले ट्रैफिक का भी यही रूट रहेगा प्रमुख तरीके से। इसके अलावा हापुड़ रोड से गढ़मुक्तेश्वर जाने के लिए जो रास्ते हैं जिनसे कांवड़ी अक्सर आते हैं, उन सभी पर हमारी ड्यूटियाँ बदस्तूर पहले की भांति जारी रहेंगी, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अंतिम 3 दिन है, उसमें विशालकाय कांवड़ जो चलती हैं, डीजे की चौड़ाई भी काफ़ी होती है, उसके लिए क्या मंत्र लगाया आपने, क्या समीकरण लगाया? कोई मंत्र समीकरण नहीं है, बहुत प्लेन चीज़ होती है उसके लिए। अगर वो हमको लगता है कि ये गाड़ी अगर अंदर से नहीं जा सकती तो उसको बाहर NH-58 होकर निकाल दी जाए। ये दावा है कि व्यवधान किसी प्रकार का पैदा नहीं होगा। हम पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे, कहीं किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं आने दिया जाए। ट्रैफिक को लेकर मास्टर प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है और लॉन्च कर दिया गया है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या जो है वो ट्रैफिक की तरफ से नहीं आएगी। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अरुण सागर राज, नेटवर्क 10, मेरठ। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग में अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि मॉनसून आने से पहले ही शहर के बड़े और छोटे नालों की सफाई हो जानी चाहिए ताकि बरसात का पानी जमा ना हो। इस आदेश के बावजूद तस्वीर जस की तस बनी हुई है। हरौला के पास बने बड़े नाला गंदगी का भंडार है। इसमें प्लास्टिक, पॉलीथीन से लेकर ग्लास प्लेयर और न जाने क्या क्या कचरा इस नाले में पड़ा हुआ है। अगर बारिश शुरू हो जाती है तो यहाँ निकासी के सारे रास्ते बंद है।
ऐसे में जल भराव जैसी स्थिति पैदा होगी और आसपास की बस्तियों को नुकसान होगा। बरसात के मौसम में इस पानी से कई तरह की बीमारियां भी पैदा हो सकती है, साथ ही मच्छर और मक्खियों का भी खतरा बढ़ सकता है। वहीं नोएडा अथॉरिटी के सीईओ स्वच्छ भारत अभियान के तहत नोएडा की रैंकिंग में पहले नंबर पर लाने के लिए लगातार शहर को साफ सुथरा करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही अथॉरिटी के काम पर सवाल खड़े करती है। दिल्ली एनसीआर में मानसून ने दस्तक दे दी है और लगातार रुक रुक करके जो है बारिश भी हो रही है। आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण ने मानसून से निपटने के लिए किस कदर तैयारी कर रखी है वो हम ग्राउंड जीरो पर आपको दिखाएंगे। पिछले महीने 10 तारीख को जो है नोएडा प्राधिकरण ने अपनी बोर्ड मीटिंग में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे कि मानसून से निपटने के लिए जितने भी नदी नाले और जो भी है उन सबको पूरी तरीके से साफ़ किया जाए, जिससे कि मानसून का जो पानी आएगा वो कहीं ना कहीं साफ तौर से निकल सके। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय हम नोएडा के हरोला के पास के नाले में है और नाले में पूरी तरीके से पॉलीथीन बोतल और जो पन्नियां हैं वो पूरी तरीके से भरा हुआ है नाले में। कहीं ना कहीं जो मानसून के आने के निपटने के लिए जो नोएडा प्राधिकरण ने अधिकारियों को दिशा निर्देशित दिए गए तो वो पूरी तरीके से फेल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो नदी नाले हैं वो पूरी तरीके से साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। भरमार कचरा जो है इसके अंदर दिखाई दे रहा है। कहीं मानसून का जो पानी आएगा वो कहीं ना कहीं यहाँ से नहीं निकल पाएगा, जिससे कि लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत यही रहती है कि जो पॉलीथीन पन्नी जो यहाँ जो पानी जहाँ से निकलता है वहाँ पर ब्लॉकेट हो जाता है, जिसके कारण पानी का भराव जो है ज़्यादा हो जाता है। जगह जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बोर्ड मीटिंग में सीईओ के साफ आदेश थे कि मानसून आने से पहले सभी नालियों की जो है साफ़ सफाई कर दी जाए, जिससे कि पानी जो है वहाँ से अपने रास्ते निकल सके। हालांकि नोएडा प्राधिकरण द्वारा जो है लगातार जो है पॉलीथीन बैन को लेकर के जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो पॉलीथीन ही पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ की सफाई हो जाए तो मानसून से भी और साथ ही साथ पर्यावरण को भी नुकसान होने से बचाव किया जा सकता है। नोएडा से विनायक गुप्ता, नेटवर्क 10। मेरठ से एक बड़ी खबर सामने आई है। मेरठ में योगी के बुलडोजर का महिलाओं ने जमकर विरोध किया। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने बुलडोजर के सामने आकर जमकर हंगामा किया। दरअसल नगर निगम सरकारी जमीन से कब्जा हटाने गई थी और पिछले 7 साल से 1000 वर्ग मीटर में किया हुआ अवैध कब्जा खाली कराने गई थी, पर 400 वर्ग ही खाली करा पाई। बताया जा रहा है कि 2 दिन बाद भारी फोर्स के साथ टीम एक बार फिर जाकर मामले पर कार्रवाई करेगी। सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। सहारनपुर पूर्व खनन कारोबारी हाजी इकबाल पर जिला पुलिस प्रशासन का कड़ा शिकंजा लगातार जारी है। आपको बता दें कि हाजी इकबाल के न्यू भगत सिंह कॉलोनी स्थित मकान पर बाबा का बुलडोजर चला। बताया जा रहा है कि एसडीएम सदर और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने हाजी इकबाल के मकान को ध्वस्त किया। साथ ही आपको ये बता दें कि इससे पहले एमएलसी हाजी इकबाल और उनके भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली की लगभग 130 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी प्रशासन ध्वस्त कर चुकी है। बरेली में कैंट के सदर इलाके में 26 जून को हुए सनी हत्याकांड के मुख्य आरोपित का होटल कैंट बोर्ड ने ध्वस्त कर दिया। उसके होटल से सामान भी जब्त कर लिया गया है। 5 दिन पहले रोटी के विवाद में सनी की पीट-पीट हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सनी के हत्यारोपी जिशान के अवैध मशाल होटल और गोदाम को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि हत्यारोपी जिशान ने अतिक्रमण करके अवैध मशाल होटल खोल रखा था। वही होटल के पीछे भी कैंट बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा करके एक गोदाम बना रखा था। सीईओ विवेक सिंह के आदेश पर थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह और सीओ श्वेता यादव के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध मशाल होटल और गोदाम को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। बुलंदशहर में लूटपाट का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों से औरंगाबाद पुलिस और स्वाट टीम की मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि औरंगाबाद पुलिस और स्वाट टीम की जहांगीराबाद रोड पर चेकिंग चल रही थी, जहां 3 संदिग्ध बाइक सवार व्यक्तियों को पुलिस ने बाइक रोकने का इशारा किया, जिसके बाद पुलिस की घेराबंदी को देखते हुए बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी फायरिंग में बदमाशों की टांग में गोली लगने से घायल हो गए।
बताया जा रहा है कि आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, जिसके बाद बदमाश को उसके एक साथी समेत घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों का इलाज सीएससी लखावटी में चल रही है और बदमाशों के कब्जे से लूटी नकदी, आभूषण, अवैध असलहा, कारतूस और बाइक बरामद कर लिया गया है। खबर मथुरा से है, जहां दहेज हत्या के मामले में मथुरा की जेल में बंद एक शख्स ने बैरक संख्या 7 के बाहर बने खंबे पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बंदी के फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने की सूचना मिलते ही जेल अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक जिस बंदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, उसका नाम हरि सिंह है। हरि सिंह अपनी बहू की दहेज की खातिर हत्या करने के आरोप में 23 मई 2021 से जेल में था। साथ ही उसकी पत्नी और बेटा भी जेल में बंद है। जिला कारागार मथुरा में एक विचाराधीन बंदी हरि सिंह सन ऑफ धर्म सिंह उर्फ धर्मो ने बैरक संख्या 7 के पीछे जो पिलर था उसमें कपड़े की रस्सी बनाकर आत्महत्या कर लिया। बंदी जो है डीपी एक्ट में निरुद्ध था। उसकी जेल निरुद्धित तिथि जो थी 23/5/2021 थी। उसके साथ में उसकी पत्नी और उसका बेटा इसी कारागार में निरुद्ध थे। प्रारंभिक जांच में हमने पाया है कि जो बंदी था उसकी आज ही अपनी बेटी से उसने बात कराया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद, औरंगाबाद और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में बड़े गैंग का खुलासा हुआ है। बीती रात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अलग अलग थाना क्षेत्रों से एक गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। बुलंदशहर और आसपास के जिलों में 20 दिन में 9 लूट की वारदात कर इसी गैंग ने अंजाम दिया था। ये लुटेरे दादरी, अलीगढ़ और बुलंदशहर में अलग अलग इलाकों में लोगों को लूट का शिकार बना चुके हैं। बुलंदशहर एसएसपी श्लोक कुमार ने प्रेस वार्ता कर लूट की कई वारदातों का खुलासा किया है। ये आज प्रातः मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर अपराधी जो कि एक लंबे चौड़े गैंग के सदस्य थे, उनको आज गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन पहले यहाँ एक फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट हुई थी थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में, जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए गए थे और उससे ही आसपास एक फौजी अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, उसको रोककर उसकी कुंडल की लूट की गई थी। इस संबंध में यहाँ मुकदमे पंजीकृत थे। मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील मुख्यालय पर भाकियू तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर के नेतृत्व में सैकड़ों भाकियू कार्यकर्ताओं ने अपनी आधा दर्जन मांगों को लेकर धरना दिया। इस दौरान चौधरी संजीव तोमर ने क्षेत्र में किसानों और मजदूरों से जुड़ी समस्याओं जैसे गन्ने के भाव बढ़ाने की मांग और सिंचाई के लिए गंगा नहर में पानी बढ़ाने की मांग को प्रमुखता से रखा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।